हेलो, वेलकम टू माँ सावित्री शिक्षा सेंटर रिंग 1 सीतामढ़ी। हम लोग 10th का सिलेबस पढ़ रहे थे और क्लास 10th का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जो कि 10th में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी चैप्टर से आता है। इस चैप्टर को पढ़ करके बच्चा हिस्ट्री में 60% नंबर ला सकता है आराम से। देखिए, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चा के द्वारा कहा जा रहा है कि कुछ शायरी हुई है। सुनिए आप लोग एगो शायरी, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शायरी का कुछ इस तरह से लहजा है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। सुनिए। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़ी कोचिंग की क्यों प्रिय। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़ी कोचिंग की क्यों प्रिय। तुम घूमने जाती सिटी मॉल, हम आईडी पैलेस पर लीन प्रिय। परसेंटेज सा सीधा हूँ, तुम ज्योमेट्री सा टेढ़ प्रिय। पाकिस्तान सा उजरा हूँ मैं, तुम हिंदुस्तान सी जैसी ग्रीन प्रिय। मुश्किल अपना खेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। धन्यवाद। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और हम लोग पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे पिछले क्लास में? शायद असहयोग आंदोलन हम लोग पढ़ लिए थे। क्या रे? चौरा चौरी हत्याकांड पढ़ लिए थे। नेहरू रिपोर्ट हम लोग पढ़ चुके थे, जो मोतीलाल नेहरू ने इरविन के समक्ष एक रिपोर्ट दिया जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इरविन उस नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। नेहरू ने इस इरविन रिपोर्ट को बहिष्कार कर दिया। बाद में जिन्ना ने एक फार्मूला दिया जिसको हम लोग 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला के नाम से जानते हैं। इरविन ने जिन्ना फार्मूला को भी स्वीकार किया था? नहीं किया था। इरविन ने जिन्ना फार्मूला को स्वीकार नहीं किया। बाद में यह बात दिल पे लग गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की। और अध्यक्षता करने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अगले मंथ, तो दिसंबर में कांग्रेस का अधिवेशन होता था और अगले मंथ आ जाता था जनवरी। कौन महीना? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसी पूर्ण स्वराज की मांग किए थे और कहे थे कि अगला महीना, यानी कि दिसंबर में यह अधिवेशन चल रहा था तो अगला महीना जनवरी आ जाता है। और कहा था, अच्छा अगला महीना बदला तो जनवरी आ गया, तो साल भी बदलेगा 1930। और कहा था कि अगला महीना में लास्ट रविवार को, तो वह लास्ट रविवार पड़ता था 26 तारीख को। कितने तारीख को? 26 तारीख को। 26 जनवरी 1930 ईस्वी के लाहौर के रावी नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात के 12 बजे तिरंगा फहराया और उसने ही कहा था कि जब मध्य रात्रि पूरी भारत की जनता सोच रही है तो हम यहाँ स्वतंत्रता का नींव रख रहे हैं। और इसी 26 जनवरी से हम लोग भारत में स्वाधीनता दिवस मनाने लगे थे। और बोले हम लोग बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इसी के जन्म दिवस 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। तुम लोग बाल दिवस मनाएगा रे? अरे तू बुढ़वा सब, तू सब बाल दिवस क्या मनाएगा रे? ये तो 5 साल के छोटका बच्चा सब के लिए होता है जो बाल दिवस। ये बुढ़वा सब कह रहे बाल दिवस मनाएंगे, गधा कहीं के बाल दिवस मनाता है। समझ में आया कि नहीं रहा? देखो, अच्छा, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया तो महात्मा गांधी उस समय, जब चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो असहयोग आंदोलन अस्थगित कर दिया गया था। कर दिया गया था कि नहीं कर दिया गया था? चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि चौरा चौरी आंदोलन के बाद हम लोग क्या कर दिए हैं, आंदोलन को स्थगित कर दिए। हमारा पर जनता का भरोसा उठ चुका है। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 1922 में। 8 साल तक महात्मा गांधी ने कोई आंदोलन नहीं किया। और साइमन कमीशन जब अपना रिपोर्ट दिया, साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पे ही महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे। पूरी भारत की जनता ने कहा था कि ये अगर बुढ़ऊ रहा था तो साइमन कमीशन भारत में लागू नहीं होता। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। 1927 में भारत में आया। भारत में जब आया तो उनका विरोध हुआ। उनके विरोध में ही लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय की हत्या हो गई उसी विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु सैंडर्स ने किया तो सैंडर्स को एक छोटा सा लड़का देख रहा था, भगत सिंह।
भगत सिंह ने उसी दिन कह दिया था कि बेटा तुम जाएगा तो एक दिन हमारे हाथ। आया सैंडर्स मीटिंग करके आ रहा था, मारा भगत सिंह गोली से धाए धाए मारा, बम फेंक दिया था ओकरा गाड़ी पे, धोखा से सैंडर्स बच गया, ओकर पत्नी या बेटिया उधिया गई। समझ में आया? भगत सिंह को जब फांसी की सजा दे रही थी तो भगत सिंह के फांसी की सजा ऐसे नहीं दिया जाता। महात्मा गांधी ने अगर स्वीकार कर लेता कि अगर राजनीतिक कैदियों को फांसी की सजा दिया जाएगा, तो महात्मा गांधी अगर नहीं मानते तो भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं मिलती। सुनो क्या था। 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का नींव रखा, उसी दिन से हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। लोग सोच रहा था कि 26 जनवरी को भारत आजाद होगा, लेकिन अंग्रेज क्या किया, 15 अगस्त को भारत को आजाद कर दिया। भारत के लोग मुंह देखती है छोटा ही क्या कर दिया। इसलिए संविधान ये कहा कि हम लोग 26 जनवरी को इसी तो नहीं भूल सकते हैं, इसलिए उन्होंने संविधान इसी दिन लागू कर दिया था 26 जनवरी को, और कह दिया था हम अब स्वाधीनता नहीं है बल्कि हम लोग संविधान के अधीन है, संविधान के अधीन है। आज से हम लोग गणतंत्र है, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सुना, जब ये सब हो रहा था नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया। नेहरू के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री जिन्ना फार्मूला दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हमको भी छोटा नहीं कोई बड़ा आंदोलन करना है, लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे कोई छोटे मोटे आंदोलन से। महात्मा गांधी ने इरविन को कहा, इरविन ले 11 सूत्री फार्मूला, 11 सूत्री फार्मूला। गांधी जी ने कितना सूत्री फार्मूला दिया? 11 सूत्री मांग किया इरविन से। जब ये 11 सूत्री मांग किया था, 11 सूत्री में ऐसा बात था कि इरविन कहीं स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए इरविन ने महात्मा गांधी की बात नहीं माना। और महात्मा गांधी कह रहे थे, देख बबुआ इरविन, अगर बात नहीं माना तो समझ जाना कि क्या से क्या हो जाएगा। इरविन लिया कागज को, सीधे क्या कर दिया, फाड़ दिया। जब इरविन फाड़ा कागज को तो महात्मा गांधी ने कहा कि बबुआ इरविन अब तोहर नौकरी गया। महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने कहा कि अब कोई व्यक्ति कहो कि हम कर नहीं देंगे टैक्स। उस समय नमक पे कानून लगाया जाता था, नमक पे टैक्स लगाया जाता था, बहुत सारा बात हुआ था नमक के ऊपर। महात्मा गांधी ने कहा कि कोई नमक का टैक्स नहीं देगा। और महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग एक मार्च करेंगे, जिसी को हम लोग इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसी को इतिहास में हम लोग दांडी मार्च के नाम से। गांधी जी ने 11 सूत्री मांग सौंपा और इरविन ने इस 11 सूत्री मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार जैसे ही इरविन ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा बबुआ इरविन अब तुम्हारा नौकरी खतरा में है, अब तुम्हारा नौकरी खतरा में है। गांधी जी ने कहा कि हम लोग मार्च कर देंगे, उसी को इतिहास में दांडी मार्च के नाम से जाना गया। और महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एगो साबरमती आश्रम है, ये अहमदाबाद था, अहमदाबाद में एगो आश्रम था जिसका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी के तट के दूरी, दांडी के तट के दूरी 240 मील की दूरी, 240 मील अर्थात 385 किलोमीटर की दूरी गांधी जी ने तय किया और पैदल तय किया। गांधी जी जब पहला दिन यात्रा शुरू किए थे इस दांडी मार्च की यात्रा में महात्मा गांधी के पहले दिन 78 गो व्यक्ति शामिल थे। कितना व्यक्ति शामिल थे? 78 गो व्यक्ति। ये दांडी मार्च की प्रेरणा महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से मिला था। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने 1000 करिया आदमी को लेकर के मार्च कर दिया था, जिसे हम लोग ग्रेट मार्च के नाम से जानते थे। उसी के प्रेरणा मिला था 1000 करिया व्यक्ति के। महात्मा गांधी यहाँ आए और दांडी मार्च कर दिए। और इसमें प्रथम दिन 78 गो व्यक्ति शामिल थे। इस 78 गो व्यक्ति में सरोजिनी नायडू भी थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। जब सरोजिनी नायडू इसमें थी, इस सरोजिनी नायडू जो देख रहे हो, महात्मा गांधी को बहुत हेल्प की है, बहुत ज्यादा हेल्प की थी सरोजिनी नायडू। और जैसे ये किए, इरविन माथा पटक दिया और ये 240 मील की यात्रा, 385 किलोमीटर की दूरी, यह गांधी जी अपना साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकले थे। कितने तारीख को? 12 मार्च 1930 को निकले थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी निकले थे साबरमती आश्रम से। और इनको लग गया था लगभग 24 दिन लगा था इसको। और 6 अप्रैल को वहां दांडी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 6 अप्रैल को दांडी पहुंच गए। इसी दांडी के मार्च से महात्मा गांधी ने क्या कर दिया? नमक कानून को महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया। इरविन माथा पटक रहा था कि बबुआ हम
क्या कर दिए। इरविन को रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय अंग्रेज का प्रधानमंत्री हुआ करता था इंग्लैंड का। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम फोन किया इरविन को कि इरविन बताओ तुम क्या कर रहा है। इरविन कहा पानी पिए ले है। नमक कानून जैसे ही महात्मा गांधी तोड़ा और वहां से पूरे व्यक्ति को आह्वान कर दिए कि कोई भी व्यक्ति अब भारत से नमक का टैक्स नहीं देगा, कोई भी व्यक्ति अब भारत में नमक का टैक्स नहीं देगा। जब महात्मा गांधी इस साबरमती आश्रम से निकले थे तो इन्होंने एक प्रेरणा लिया था। जब साबरमती आश्रम के बाहर पहला कदम रखे थे तो इन्होंने एक प्रेरणा लिए थे कि जब तक हम भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला देंगे तब तक हम इस साबरमती आश्रम में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। यही हुआ, महात्मा गांधी ने जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक महात्मा गांधी ने इस साबरमती आश्रम में कदम नहीं रखा था। अच्छा, दांडी मार्च कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। अच्छा, दांडी मार्च के लिए महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए थे और दांडी नमक कानून तोड़ करके नमक कानून का उल्लंघन कर दिए थे। और यह दूरी थी 385 किलोमीटर की। आपका एससीईआरटी में शायद 350 किलोमीटर दिए हुआ है और यह दूरी थी इसकी 240 मील की। इसमें 78 को व्यक्ति शामिल थे जिसमें सरोजिनी नायडू भी थी। कितने सरोजिनी नायडू भी थी। और इस दांडी मार्च में गरीब असहाय व्यक्ति शामिल होते थे और इसमें सबसे ज्यादा गुजरात के व्यक्ति शामिल होते थे। महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च शुरू किया था तो उसमें लगभग प्रथम दिन 78 को व्यक्ति थे, लेकिन 24वां दिन महात्मा गांधी के साथ लगभग 5 लाख व्यक्ति आ गए थे। कितने लाख व्यक्ति आ गए थे? महात्मा गांधी के साथ 5 लाख व्यक्ति आ गए थे। और महात्मा गांधी को यह प्रेरणा मिल गया कि अब पूरी भारत की जनता मेरे साथ है, यहीं से हमको कुछ ना कुछ बड़ा करना है। क्या करना है? कुछ ना कुछ बड़ा करना है। ऐसे ही महात्मा गांधी करते गए और महात्मा गांधी ने उसी दांडी मार्च के मंच से यह आह्वान कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन का। किस आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कर दिया। और सीधे सीधे कहते थे कि भारतीय से विनती करते थे कि तुम हाथ जोड़ना अपना कि सम से निवेदन करते हैं कि किसी को हम टैक्स नहीं देंगे। महात्मा गांधी जानते थे कि बबुआ भारत में जेल कितना है, तुम रखबो करेगा तो कितना व्यक्ति को रख सकता है। अंग्रेज भाप गया था कि महात्मा गांधी की क्या चाल है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर दिया। किस आंदोलन का? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जैसे ही किए, इसमें पूरी भारत की जनता ने भाग ले लिया था और इसी को प्रथम द्वितीय असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ऐसे ही करते करते पूरी भारत में जब इसका स्वरूप ले लिया था तो दक्षिण भारत के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे। बिहार से इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका नेतृत्व कर रहे थे। इसमें जब पूरी भारत की जनता ने भाग ले लिया, पूरा विद्यार्थी महिला पुरुष सब इस आंदोलन में भाग ले लिया था। पूरी विद्यार्थी की जब रैली निकल रही थी तो इसी में कहा गया था कि लड़का आगे रहेगा और लड़की पीछे रहेगी। जैसे लड़की सब सीधे पीछे रह रही थी और लड़का क्या कर रहा था? आगे। खूब हो हंगामा हो रहा है, बीच में खूब हो हाय हाय कर रहा है। तब तक पूरी विद्यार्थी जब आगे बढ़ रहा था तो इधर देख रहा था कि लड़की सबका हंगामा हो रहा है, लड़का सब कर रहा है इधर क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, लोग हंगामा। तो लड़का सब तो भीड़ में हंगामा हो गया कि लड़की ने एक सेना का गठन किया है, मंजरी सेना का। किस सेना का? मंजरी सेना का। तो लड़का सब वैसा लड़की मंजरी सेना का, लड़का सब भी किसी से कम नहीं है, लड़का सब बानरी सेना का गठन करेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़का सब बानरी सेना का गठन किया था। किस सेना का गठन? लड़का सब बानर लगभो करता है लड़का सब बानरी सेना का। पुरुष पूछेगा बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुरुषों ने किस सेना का गठन किया था? बानरी सेना का। और मंजरी सेना का गठन महिला ने किया था। कौन किया था? महिला अर्थात या लड़की भी कह सकते हैं। महिला ने मंजरी सेना का गठन किया था और पुरुष ने बानरी सेना का गठन किया था। लड़का सबको शर्मो आता है कहने में कि बानरी सेना ना कहा बात है, रोए गई तौले अखिए खोला गया से वाला बात एकरा सबके साथ है। सुनो, ये समझ में आया कि नहीं आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था तो इसी समय जब नमक कानून का उल्लंघन हो गया तो रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वहां के विपक्षी दल का नेता था विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विपक्षी दल का नेता हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। यहाँ भारत का वायसराय हुआ करता था इरविन। वायसराय कौन था? इरविन। भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड इरविन।
इरविन ने कहा कि इरविन माथा पटक रहा था, रंजन मैकडोनाल्ड ने जैसे ही फोन किया इरविन को कि बताओ बबुआ कि भारत में क्या तुम करवा रहा है। इरविन ने कहा अच्छा ये बताएंगे, बताते हैं, जब भेजेंगे ना महात्मा गांधी को इंग्लैंड में तो ये पानी पिया के रख देगा, तब तुरा पता चलेगा कि क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ एक रात पानी पी ले हैं और तुम लोग कर रहा है कि क्या कर रहा है, देखिए क्या होता है। अब रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा इरविन तो तुम्हारा हम नौकरी खा जाएंगे, नहीं तो हम इंग्लैंड में कुछ सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी को तुम भेजो। इंग्लैंड में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किस सम्मेलन का आयोजन किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था इंग्लैंड में। देखो अब हम पढ़ा रहे हैं गोलमेज सम्मेलन क्या होता है। गोलमेज सम्मेलन, इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन का में महात्मा गांधी क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन राउंड फिगर होता था, इसके साइड साइड टेबल लगा रहता था, इसी को हम लोग गोल है कि नहीं है, इसी को हम लोग गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। और इरविन रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा इरविन को कि हम यहाँ एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, उसमें तो महात्मा गांधी को क्या करना, भेजना। और पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें भारत की तरफ से भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की तरफ से भाग लिए थे। इस सम्मेलन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं गए थे। और बताओ कि इसीलिए इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दूल्हे की बारात से की जाती है। अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए किस गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दूल्हे की बारात से की जाती है? हाँ, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की तुलना बिना दूल्हे की बारात से की जाती है, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। जब महात्मा गांधी भागे नहीं लिए तो क्या यह सम्मेलन सक्सेस होगा? नहीं होगा। और जब महात्मा गांधी भाग नहीं लिए, उधर से रंजन मैकडोनाल्ड का फिर से फोन आया इरविन के पास कि इरविन तो क्या कर रहा है, तुमको हम इसीलिए भेजे थे भारत। इरविन ने अब कहा महात्मा गांधी को, गांधी जी हम आपको मान लिए कि आप क्या है, आप आइए हमसे समझौता कीजिए। और वो जो 11 सूत्री मांग जो रखे थे, यही इरविन ने स्वीकार कर लिया। और इरविन ये जो इसमें बात लिखा था, इरविन ने कहा कि महात्मा गांधी हम मानते हैं आपकी बात को। और यह गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। इसी को हम लोग, यह समझौता हुआ था दिल्ली में। कहा हुआ था? दिल्ली में। इसी को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। और यह समझौता में 11 सूत्री मांग को स्वीकार किया गया और कहा गया कि जितना भी आपको है उसमें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महात्मा गांधी इसमें लिखे थे कि भारत के सभी कैदियों को रिहा किया जाए। इरविन यही चाल चल दिया कि इरविन ने कहा कि ठीक है महात्मा गांधी आप जाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके आप जाइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, हम भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। यही बात महात्मा गांधी भूल चुके थे। इरविन ने कहा था कि हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, लेकिन उसी राजनीतिक कैदी में कहा गया था कि क्या बोलते हैं, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे। भगत सिंह को फांसी की सजा इसी के उपलक्ष्य में मिल गया था। भगत सिंह को फांसी की सजा इसी को उपलक्ष्य में मिल गया था। द्वितीय गोलमेज गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी 1931 में 7 सितंबर 1931 को गए थे लंदन। कहा? 7 सितंबर 1931 को गए थे लंदन। और उस जहाज का नाम था SS राजपुताना। कौन जहाज था? SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए तो वहां इंग्लैंड में वो अच्छी प्रथा क्या है कि वहां के प्रधानमंत्री भी महात्मा गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। और वहां का विपक्षी दल का नेता हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने भी महात्मा गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही महात्मा गांधी बंदरगाह पे उतरे, विंस्टन चर्चिल ने देखा कि ये आदमी है जो पूरा भारत में अंग्रेज को पानी पियाए हुआ। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को देख करके दंग हो गए थे। और उसी समय विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा था कि यह आधा धोती पहना है, आधा धोती ओढ़ा है। यही विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर। अच्छा, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को जब अर्धनग्न फकीर कहा तो गए महात्मा गांधी
और वहां गोलमेज सम्मेलन में आयोजन हो रहा था, वहां बैठे। जैसे ही महात्मा गांधी बैठे तो रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा कि अब गांधी जी हम शुरू करते हैं अपनी कथन को, और ऐसे ही कर रहे थे। तो वहां जैसे ही महात्मा गांधी बैठे तो विंस्टन चर्चिल ने कुछ कुछ महात्मा गांधी को कह, हला क्या कर रहा रे, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कह दिया था कि गांधी जी आप जाइए बैठिए वहां पे। गांधी जी बैठे और वहां रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा था महात्मा गांधी एक बात बताइए, हम 1909 ईस्वी में मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन का क्षेत्र दिए हैं, अलग अलग पृथक निर्वाचन। हम यह चाहते हैं कि हम 1931 ईस्वी में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन दे। दलित के लिए क्या दे, पृथक निर्वाचन। गांधी जी सीधे भड़क गए कि चोटा तुम बताओ कि तुम ऐसा बीज बो दिया है जो कभी न कभी चल करके यह बीज जो है वृक्ष का रूप ले लेगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना यहाँ पे किया है, मुस्लिम लीग को निर्वाचन का अधिकार दिया, अलग पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया है। आगे चल करके हम जानते हैं रंजन मैकडोनाल्ड कि यह आगे चल करके वो देश का मांग करेगा। वही हुआ, महात्मा गांधी को बात कहा गया था और महात्मा गांधी की बात पे ही जिन्ना ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग कर दिया था और यह मुस्लिम लीग आगे चल करके पाकिस्तान बन गया था। महात्मा गांधी पूरा गोल में सम्मेलन छोड़ करके कुर्सी पर से उठ करके भागा था। ये विंस्टन चर्चिल कहा था, ए काका एक बागटोरी के काका कर रहे चोटा कहीं के, ये तो हम पूरा देश बर्बाद करने के चक्कर। भीमराव अंबेडकर इस गोल में सम्मेलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी भाग आए थे उठ करके। जैसे ही महात्मा गांधी आए भारत के बंदरगाह पे, पूरी जनता महात्मा गांधी के स्वागत के वेट कर रहे थे। और जैसे ही पहुंचे, स्वागत में पूछा गया था महात्मा गांधी से कि गांधी जी बताइए कि आप क्या क्या करके आए हैं हमारे लिए, भारत के लिए। गांधी जी ने कहा था कि देखिए हम भारत की जनता से निवेदन करते हैं कि हम भारत के लिए अगर कुछ नहीं किए हैं तो हम अपनी तिरंगा को नीचे नहीं गिरा करके आए हैं, हम अपनी शान को नीचे नहीं गिरा करके आए हैं, भारत माता के नाम ऊंचा करके आए हैं। बताइए लेकिन अम्बेडकर साहब खुद समर्थन कर रहे थे। तब तक रंजन मैकडोनाल्ड ने इरविनमा को फोन किया कि इरविनमा देख गांधी जी गए हैं, हम समझ गए कि कैसन है। इरविनमा तब कहा कि अच्छा अब तो आपको समझ में आया, आपके लिए 2 दिन के लिए गया था तो आपको पानी पिया के रख दिया, यहाँ तो परमानेंट रहता है। जैसे ही वो आया तो रंजन मैकडोनाल्ड ने इरविन को कहा कि जैसे ही जाएंगे महात्मा गांधी तो पकड़ करके जेल में रख देना, पकड़ करके जेल में रख देना। जैसे ही महात्मा गांधी बंदरगाह पे आए और भाषण दे रहे थे तो अंग्रेज ने पकड़ करके महात्मा गांधी को क्या कर दिया, जेल में रख दिया। जैसे ही महात्मा गांधी कहा कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करो, महात्मा गांधी के टांग करके ले चल गया जेल में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1932 ईस्वी में। कब हुआ था, 1932 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस गोलमेज सम्मेलन में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग ले रहे थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को रंजन मैकडोनाल्ड ने कहा कि अंबेडकर साहब आप बताइए दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अंबेडकर साहब कहा बिल्कुल मिलना चाहिए और वह गए तो 71 को सीट दे दिया दलितों के लिए अलग। एकदम खुश होकर के अंबेडकर साहब आए भारत। जैसे ही आए तो पूरी भारत में अंबेडकर साहब के विरोध होने लगी थी और जैसे ही विरोध कर रहा था अब महात्मा गांधी जैसे ही सुने कि 71 को सीट लेकर के आए अंबेडकर साहब, पूना में गांधी जी को पकड़ करके पूना के यरवदा जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, हाँ पूना के यरवदा जेल में। यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दिया। क्या कर दिया, भूख हड़ताल। जैसे ही किया तो अंबेडकर साहब छाती पीट रहे थे कि कहीं आई बुढ़ऊ को कुछ हुआ तो ये सब हमारा चटनी की तरफ भूज करके खा जाएगा। जैसे ही महात्मा गांधी ने यह कहा कि हम भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, अंबेडकर साहब के छाती पर हाथ था कि कुछ हुआ तो हमारा ये सब नहीं छोड़ेगा। अंबेडकर साहब हानन फानन में मदन मोहन मालवीय को कहा चलिए आप हमसे महात्मा गांधी से मिलाइए, और वह गए पूना के यरवदा जेल में। और पूना के यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट या अंबेडकर क्या कहते हैं, पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पूना समझौता। और महात्मा गांधी ने कहा बताइए अंबेडकर साहब आप एगो देश का मांग कर रहे हैं कि आप अलग निर्वाचन क्षेत्र लेना चाहते हैं। अंबेडकर साहब कहा कि हम भारत की भलाई करना चाहते हैं, आप कुछ नहीं दे रहे थे, वहां 71 को सीट मिला है। गांधी जी ने कहा कि हम 71 को नहीं, आपको 148 सीट देते हैं। कितना सीट देते हैं, आपको हम 148 सीट देते हैं, लेकिन भारत में कहीं कहीं
एक जगह नहीं, संयुक्त प्रांत अर्थात अलग अलग देंगे। कहा देंगे? अलग अलग। आज भी यह पड़ता है क्या भारत में मुखिया का चुनाव होता है तो महिला खड़ा नहीं होती है, पूरा अति कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र से महिला होगा, और महिला खड़ा होती है, चुनाव में महिला जीत जाती है तो ओकरा स्थान पे पुरुष काम करता है। अब बिहार में पड़ता है कि पुरुष क्या ही काम करता है, थोड़ा पता है? बताओ, अगर कहीं कहेगा कि घूस उस देना रहेगा, कहेगा मुखिया जी के तो रहते तो कहियो देवे कि आइए मुखिया जी तरीका साइड में बतियाते हैं, कहीं मुखिया जो रहता हो तो मुखिया के कह सकता है कि आइए तो मुखिया जी तरीका साइड में बताइए, तो चौपर से मारे मुखिया तोरा वही के लिए देखता है बेटो सिग्नेचर कर दे तो क्या बोलते हैं हस्बैंड जो होंगे वो सिग्नेचर कर देते हैं। आज भी यह प्रथा भारत में है और 148 सीट दिए, पूरा भारत के जितना दलित था बाबा की जय हो, बाबा की, पूरा महात्मा गांधी से खुश हो गए। बताइए तो अम्बेडकर साहब इंग्लैंड जाकर के 71 गो सीट लिए, जेने में से 148 मिल रहा है, कौन दिक्कत है? 148 जैसे ही सीट की घोषणा किए और कहा कि 148 आपको देंगे लेकिन संयुक्त प्रांत में देंगे, पूरा भारत में दे देंगे। पूरा भारत की जनता इसके क्या हो गया, समक्ष हो गया। और ऐसे ही करते करते महात्मा गांधी ने कहा कि सभी दलित हमारे लिए हरि के जन है, अर्थात हरि मतलब होता है भगवान, जन मतलब लोग होता है लोग, भगवान के लोग है। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा था हरिजन सेवक संघ। क्या कहा था? हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? किसने किया था रे? अरे बतख लाओ ना तुम सब। यानी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। और महात्मा गांधी बताओ कितना बड़ा, महात्मा गांधी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे? नहीं गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन को बिना दूल्हे की बारात से तुलना किया जाता है। इतना ही रहने दीजिए आज, कल हम लोग पढ़ेंगे फिर से। कल हम लोग आजादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ठीक है? इतना ही कह करके जय हिंद जय भारत। बंद करो।